नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले 3 दिनों से हम आपके लिए एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन प्रणाली पर चर्चा कर रहे हैं और उसके 10-10 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आए हैं। उसी क्रम में आज ये हमारा चौथा वीडियो लेक्चर होगा, जो कि संविधान के विषय से संबंधित है और जिसका टॉपिक है संविधान सभा की प्रमुख समितियां व संविधान का स्रोत। संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बहुत सारी प्रमुख समितियां बनाई गई थी जो अलग अलग विषयों पर कार्य करती थी। उन समितियों के बारे में क्वेश्चंस आते हैं और उसी से संबंधित भारतीय संविधान के स्रोत का जो प्रश्न है, जो कि काफी बार पूछा गया है और आगे भी पूछने की संभावनाएं हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने 10 क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से निकाले हैं आपके लिए। उम्मीद करते हैं यह आपकी तैयारी को काफी हद तक आगे बढ़ाएगा। आइए इस क्रम में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शंस है बी आर अम्बेडकर, जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। यहां पर पूछा गया है आपसे संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। इसका संघ संविधान समिति का अध्यक्ष तो आपको पता चल गया है जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा मैं एक अन्य समिति बताना चाहूंगा जिसका नाम है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपको ये याद रखना है अच्छे तरीके से, हो सकता है यहां से भी क्वेश्चन बन जाए। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार पटेल। सही आंसर है सरदार पटेल। यहां पर आप देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे। इसके अलावा एक अन्य समिति बनी हुई थी जिस समिति का नाम है मूल अधिकार व अल्पसंख्यक सलाहकार समिति। ये दो समिति आपको दिख रही होगी, लेकिन ये एक ही समिति है, मूल अधिकार व अल्पसंख्यक सलाहकार समिति, जिसके भी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सरदार पटेल जी को बनाया गया था। तो आप ये याद रखिएगा। आगे एक दो क्वेश्चन और है जो इससे संबंधित है, उसमें अच्छे तरीके से हम इसको डील करेंगे। तीसरा क्वेश्चन होगा, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस है सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए यहां पर पूछा गया है संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा, क्या कहा गया? संविधान निर्मात्री परिषद या सभा के द्वारा झंडा समिति जो बनाया गया था उसके अध्यक्ष कौन है? तो झंडा समिति आपको 2 बार सुनने को मिलेगा। एक सुनने को मिलेगा आपको अप्रैल 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था, उस कराची अधिवेशन में भी झंडा समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया गया था। उसके अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया गया था। और जो दूसरी झंडा समिति की बात की जा रही है वो लगभग जून 1947 के आसपास यह समिति बनी थी और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। यह समिति आमतौर पर तदर्थ झंडा समिति के नाम से जानी जाती है। जो संवैधानिक समितियां थी उसे 22 जनवरी 1947 को बहुत सारी समितियों को क्या किया गया था? गठन किया गया था, या उससे पहले भी कुछ समितियां गठित हुई थी और एक अन्य समिति बच जाती है प्रारूप समिति, जो कि सबसे महत्वपूर्ण समिति है। उसका गठन जो है स्वतंत्रता के बाद होता है। तो इस तरीके से झंडा समिति जो संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा बनाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? ऑप्शन यहां पे कूट दिया हुआ है। पहला है एन गोपालास्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। और आपके ऑप्शंस है इस प्रकार से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 और सी, 1 और 3। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा आपका 1 और 3। देखिए मैंने बताया क्या, प्रारूप समिति। सबसे पहली चीज तो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो स्वतंत्रता के बाद हुआ था 29 अगस्त
1947 को। अन्य समितियों का जो गठन हुआ था वो 22 जनवरी 1947 को किया गया था, या उससे पहले भी या उसके बाद भी कुछ समितियां बनाई गई थी। लेकिन जो प्रारूप समिति जो सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है, जिन्होंने पूरे संविधान का प्रारूप या मसौदा तैयार किया था, उसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इस समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। इनके अलावा अन्य 7 सदस्य भी इसमें, अन्य 6 सदस्य इसमें शामिल थे। मतलब टोटल प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। उन सदस्यों के नाम भी पूछे जाते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि अन्य 2 सदस्य कौन थे। तो 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें से 2 सदस्य है, एक है आपके एन गोपाला स्वामी और एक है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इनके अलावा आते हैं टीटी कृष्णामाचारी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और के एम मुंशी। ऐसे करके ये 7 सदस्य हो जाते हैं जो प्रारूप समिति के सदस्य माने जाते हैं। 2 सदस्य आपको दिए हुए हैं, एन गोपाला स्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है पंडित नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी बी.एन. राव और ऑप्शन डी अंबेडकर। इसका उत्तर मैंने थोड़ी देर पहले ही पिछले क्वेश्चन में बता दिया था, तो इसके सही उत्तर है सरदार पटेल। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि जो संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के सलाहकार समिति का जो गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष तो सरदार पटेल थे ही, लेकिन इसके अलावा इन समितियों को 2 उप समिति में बांट दिया गया था, मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक सलाहकार उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो जे.डी. कृपलानी जी थे। अल्पसंख्यक सलाहकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो एच.सी. मुखर्जी जी थे। तो इस चीज को आप अच्छे से याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ऑप्शन है इटली के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन डी यूएसए के संविधान से। इसका सही उत्तर है यूएसए के संविधान से। चर्चा करते हैं इस पर कि उद्देशिका का जो प्रस्ताव, तो सबसे पहली चीज आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि उद्देशिका प्रस्ताव रखा कब गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को रखा गया। किसके द्वारा रखा गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और यह संविधान सभा की तीसरी बैठक थी, डेट भी आपको याद होगा। 13 दिसंबर 1946 को रखा गया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को क्या किया? पारित किया। यही उद्देशिका आगे चलकर भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में बना, और इस पर जो विचार लिया गया था वो यूएसए के संविधान से लिया गया था। कहां से? यूएसए के संविधान से। लेकिन इसमें जो भाषा दी गई थी वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए कि विचार हमने यूएसए के संविधान से लिया, जबकि इसकी जो भाषा है उद्देशिका की, वो भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया हुआ है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका होता है कंप्लीट। और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? ऑप्शन आपके है एक ही नागरिकता, ऑप्शन बी है संविधान की 3 सूचियां, ऑप्शन सी है न्यायपालिका की वैधता, ऑप्शन डी है संविधान निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। इसका सही उत्तर होगा संविधान निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। देखते हैं यहां पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो भारतीय संविधान जो है और अमेरिकी संविधान, इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है, या ये कह रहा है कि जो अमेरिकी संविधान में जो प्रावधान है क्या वही भारतीय संविधान में है, या क्या समान रूप में पाया जाता है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहली चीज है क्या? एक ही नागरिकता। तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका में डुअल सिटीजन या डबल नागरिकता, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो यह तो समान नहीं है। दूसरा, संविधान की 3 सूचियां। तो हमारे यहाँ जो संविधान की जो 3 सूचियां हैं वो हमने ली हुई है भारत शासन अधिनियम 1935 से, ना कि हमने अमेरिका से लिया हुआ है। तो यह भी समान नहीं है। तीसरा, न्यायपालिका की वैधता, यह भी समान नहीं है। और चौथा ऑप्शन है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय।
तो इसका सीधा सीधा मतलब आप ये समझ लीजिए न्यायिक पुनर्विलोकन से। न्यायिक पुनर्विलोकन का जो प्रावधान है वो हमने कहां से लिया है, यूएसए से ग्रहण किया हुआ है। तो केवल यही चीज बस भारतीय परिसंघ से क्या रखती है, समांतर रखती है दिए गए ऑप्शन से। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब यह होता है कि उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय अगर चाहे तो विधानों तथा आदेशों को शून्य घोषित कर सकती है तथा ऐसे विधानों और आदेशों को शून्य घोषित करेगी जो कि संविधान के मूल प्रावधानों पर क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं या उनका उल्लंघन करते हैं। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? काफी बेसिक क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन है कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और आयरलैंड। इसका सही उत्तर है कनाडा। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा डील करने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि ये बेसिक फैक्ट है और सबको जानकारी होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, ऑप्शन इस प्रकार है आपके। सबसे पहली चीज तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, आप क्वेश्चन को पहले समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो भारतीय संसदीय प्रणाली है, भारतीय जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस प्रकार से भिन्न है। मतलब जो ब्रिटेन में संसदीय शासन है वो कैसा है और भारत में कैसा है वो कैसा है, तो इन दोनों में क्या भिन्नता या अंतर है, यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए बोला गया है कि वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। तो वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की यहाँ पे कार्यपालिका पाई जाती है। हमारे यहाँ जो कार्यपालिका पाई जाती है उसमें एक राष्ट्रपति होते हैं और एक प्रधानमंत्री होते हैं तथा उनका मंत्रिपरिषद होता है। आप अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ कोई भी काम जो होता है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है, लेकिन राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्राप्त की है उन शक्तियों का निर्वहन कौन करता है, प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के साथ करता है। तो यह चीज सेम यही घटना कहाँ होती है, ब्रिटेन में भी होती है। तो यह चीज हमने कहां से लिया हुआ है, ब्रिटेन से लिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, सही है, दोनों क्या है, समान है। दूसरा कहा गया है सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली दोनों देशों में चलती है, मतलब यह भी क्या है, समान है। हमसे पूछा है जो भिन्न है उसको हमें क्या करना है, टिक करना है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली समान है दोनों देशों में। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि मंत्रिपरिषद जो होता है भारत में वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि लोकसभा जो होता है वो सरकार का सदन होता है, जबकि मंत्रिपरिषद अगर व्यक्तिगत रूप से बात करे तो वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद का जो प्रत्येक सदस्य होता है वो या तो राज्यसभा सदन का सदस्य होता है या फिर लोकसभा का सदस्य होता है। तो यह दूसरा पॉइंट जो है वो भी क्या है, सही है। तीसरा पॉइंट कहा गया है द्विसदनी विधायिका। तो हमारे यहाँ भारत में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो ये दो सदन की क्या है, विधायिका है। तो वहां भी ब्रिटेन में भी सेम यही प्रणाली लागू है। जबकि चौथा ऑप्शन कहता है न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली। न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली हमने कहां से लिया है, यूएसए से लिया है, ना कि हमने ब्रिटेन से लिया है। तो इस आधार पर यह क्या हो जाता है, भिन्न। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 10वां क्वेश्चन, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। और इस क्वेश्चन में दिया गया है सूची 1 का हमें सूची 2 से मिलान करना है। और सूची 1 में सबसे पहले कहा गया मौलिक अधिकार, दूसरा राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तीसरा मंत्रिमंडलीय सरकार और चौथा केंद्र राज्य संबंध। यहाँ पर आपको कूट मिलाना है और सही उत्तर का चयन करना है। देखिए यहाँ पर आपको इस तरह के क्वेश्चन में कभी कभी क्या हो जाता है, काफी आसान हो जाता है बनाना, अगर 1 या 2 पॉइंट हमें मिल जाते हैं तो। सबसे पहली चीज मौलिक अधिकार। हम सबको पता है कि हमने मौलिक अधिकार कहाँ से लिया हुआ है, अमेरिकी अधिकार पत्र या अमेरिकी संविधान से लिया हुआ है। दूसरा राज्य की नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व हमने आयरिश संविधान या आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। और तीसरा है मंत्रिमंडलीय सरकार। तो हमारे यहाँ जो मंत्रिमंडलीय सरकार है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अगर आपको शुरू के 2 मालूम है तो आप इसमें ऑप्शन मिला सकते हैं 4 और 3। उसी तरीके से चौथा है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध हमने कनाडा से ग्रहण किया हुआ है। इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह हमारा आज का एमसीक्यू के 10 क्वेश्चन थे। और जिस प्लेटफॉर्म से हम आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहे हैं वह प्लेटफॉर्म है एनालाइजर ऐप। इस ऐप के बारे में बताना चाहूंगा कि राज्य सेवा परीक्षा हो, व्यापम की परीक्षा हो या कोई भी परीक्षाएं हो, उससे संबंधित कंप्लीट गाइडलाइन और कंप्लीट सॉल्यूशन आपको एनालाइजर ऐप के जरिए दी जाती है। हमारे यहाँ वीडियो क्लासेस पर भी काम किया जा रहा है। उसके अलावा करंट अफेयर क्विज और टेस्ट सीरीज आयोजित किए जाते हैं। पिछले 2 वर्षों से हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज आयोजित किए जा रहे हैं, जिनकी गुणवत्ता का परिचय देते हुए मैं कहूंगा
कि हमारे यहाँ जो टेस्ट सीरीज आयोजित किए गए थे उनमें पीएससी प्री 2018-19 में 32 से अधिक क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि हमारे टेस्ट सीरीज से मिलते जुलते थे, और पीएससी प्री 2019-20 में 46 से अधिक क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि हमारे टेस्ट सीरीज से मिलते जुलते थे। तो इस तरह से आज का यह लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।